अभी स्टार्ट करेंगे क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। तो आप लोगों को ग्रुप पर पीडीएफ भी मिल गई होगी इन दोनों ही चैप्टर, तीनों चारों चैप्टर की मैंने सेंड की थी। ठीक है, साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है इन एनसीईआरटीज़ को। और 4 तारीख से हमारा प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो तब तक आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स अगर कुछ हों तो उनको भी आप रेफ़र कर सकते हो। 4 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, यहाँ पे नोट्स का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी फिर बीच बीच में कराया करेंगे, बीच बीच में कभी कभी। थोड़ा वेट कर लेते हैं, 2-3 मिनट, फिर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग देख लीजिए लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ा था। हेलो। हाँ जी सर, जो लोग ग्रुप पे नहीं है, अगर आपका लिंक उनको व्हाट्सएप करूं, शेयर करूं, तो वो आपका लाइव देख सकते हैं ना? हाँ, लिंक शेयर कर दो, बाकी ग्रुप में ऐड करवा दो उनको, बोल दो आप, ठीक है। है ना। उनको बोल दो, ओके, मेरे को थैंक यू। मैसेज कर देंगे, उनको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ओके। हेलो हाँ जी बोलिए। सर। हाँ जी बताइए। हेलो, आप आवाज आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो हाँ आ रही है आवाज़। सर। सर, अभी प्रॉपर क्लास अभी नहीं स्टार्ट है सर, 4 जनवरी से स्टार्ट होंगे सर। नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अभी एनसीईआरटी यानी बेसिक करवा रहे हैं। ओके सर। एनसीईआरटी बेसिक होता है ना, तो ये जी जी अभी हम सर। पहले एनसीईआरटी करवा रहे हैं, जिससे थोड़ा आपको आइडिया पड़ जाएगी क्या किस तरीके से पढ़ना होता है। ओके सर, तो ये आप 11 की एनसीईआरटी करवा रहे हैं ना, हाँ ज्योग्राफी की सर? बिल्कुल 11 का इसलिए करा रहे हैं क्योंकि 11 का मेन काफ़ी सारा पार्ट होता है जो आपको ज्योग्राफी में देखने को मिलता है, इसीलिए 11 ओके से सर। स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जब पढ़ लोगे ना, सर उसके बाद जब actually- नोट्स पढ़ोगे जी। तो आपको काफ़ी आसान लगेंगे नोट्स। अच्छा, नोट्स बनाना जरूरी है सर? नहीं, आपकी मर्जी है, वो तो आपको बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। मैं अपनी तरफ से आपको बोल ही सकता हूँ, बाकी तो ऑनलाइन है, कोई डेडी बाउंडेशंस नहीं है। आपको अल्टीमेटली चीज़ें आनी चाहिए, चाहे आप नोट्स बनाओ नहीं बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर, लेकिन हमारे पास सर 11 की एनसीईआरटी तो है नहीं सर, मैंने ज्योग्राफी की मेरे पास। जी। ग्रुप पे डाली हुई है मैंने। ओके आप सर। जिस ग्रुप में ज्वाइन है ना, उसमें आप चेक करिए, वहाँ पे पीडीएफ डाली हुई है, टेलीग्राम पे भी डाली हुई है मैंने। सर, आपका टेलीग्राम चैनल क्या है सर? हमें नहीं पता सर। वहीं उस ग्रुप पर मैंने लिंक भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे लिंक दिया हुआ है जी। टेलीग्राम का। वहाँ से आप ओके सर। लिंक पे जाइए और पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, हाईलाइटेड भी हो रखा है पीडीएफ के अंदर, मतलब जो भी ओके, कल लिखी जस्ट हुई। हाइलाइटेड चीजें वही इम्पोर्टेंट है ना सर? बस जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अगर अगले चैप्टर का डाल दिया होगा तो उसमें हाईलाइट नहीं होगा, क्योंकि अभी पढ़ाया ही नहीं है वो। जितना जितना ओके पढ़ाते सर। हुए जाएंगे ना, उसके साथ साथ आपको नोट्स मिलते हुए जाएंगे। तो ओके नोट्स सर। नोट्स बेसिकली क्या है ना, आपको समझना हो सब कुछ चाहिए, लेकिन याद रखने वाली चीज़ें वो हैं जो आपको हाईलाइट की गई हैं। अब केवल ओके जब सर। नोट्स बनवाई जाएंगी तो सिर्फ वही चीज़ लिखवाते हैं जो हाईलाइट होती है, तो उस केस में होता क्या है ना, कई चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है। फिर मैं एक बार समझाता हूँ। ऑनलाइन में दिक्कत जी। क्या आती है ना, कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं कि सभी लोगों के पास मेरी वॉइस पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है, बीच बीच में ब्रेक हो ओके जाता है सर। कनेक्शन। तो जब कनेक्शन ओके ब्रेक सर। होगा ना, तो आप वो चीज़ें स्किप कर जाओगे। दैट्स वाई मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ा रहा हूँ, फिर हाईलाइट करवा रहा हूँ, जिससे कि जो चीज़ें ओके मिस सर। होंगी ना वो भी आप पढ़ पाओ बाद में। सर, आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना हम लोगों को ना सर? जी, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा ऑप्शनल के अलावा। ऑप्शनल आपका जो भी होगा वो अलग से डील होगा, मतलब जो भी ओके सर। करना हो, क्योंकि ऑप्शनल फिर हर किसी का अलग अलग हो सकता है ना। पहले सर मैं पीएसआई सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा ऑप्शनल बेस्ट में ज्योग्राफी ले ली, तो ज्योग्राफी ज्यादा सही रहेगा। हाँ, जो भी ज्योग्राफी लेंगे उनको कराएंगे यहाँ पे ऑप्शनल। ज्योग्राफी के ओके अलावा सर। बाकी ऑप्शनल नहीं कराया जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शनल किसी का है तो वो आपको खुद अपने लेवल पर तैयार करना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी का ओके ज्योग्राफी सर। है तो सिर्फ ज्योग्राफी यहाँ पे कराएंगे। ओके सर। सर, अभी सिर्फ ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हुई है ना सर? हाँ, जीएस के अंदर भी ज्योग्राफी करा रहे हैं। ज्योग्राफी के बाद ओके। पॉलिटी कराएंगे, ठीक है। पॉलिटी के बाद तो हिस्ट्री, हाँ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी कराई जाएगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री कराएंगे, और हिस्ट्री के ओके बाद सर। आपको कराया जाएगा इकोनॉमिक्स। ओके सर। ये सीक्वेंस रहेगा हमारा। ओके सर। थैंक यू सर। ओके।
सर आप बीएससी वगैरह कुछ ऐसी क्लास नहीं चला सर? नहीं, बीएससी वगैरह नहीं, सिर्फ यूपीएससी की। बीएससी में ओके सर। उसमें क्या जरूरत है, वो तो पास हो ही जाओगे। बीएससी वगैरह में क्या दिक्कत होती है? क्या सर? बीएससी में कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? मैं बोल रहा हूँ बीएससी में दिक्कत कहाँ आ रही है? बीएससी वगैरह तो हो ही जाएगी, है ना, उसकी तो फिक्र करो ही मत। नहीं सर, अपनी केमिस्ट्री है उसमें जरूरत है। अच्छा, ओके सर। ठीक है, फाइन। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इससे पहले का पार्ट हम लोग कर चुके थे लास्ट क्लास के अंदर। अब यहाँ से देखिए, तो हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो दो तरीके वैसे, जिसमें अंदर से मैग्मा निकल रहा है, वो एक में पतला निकलेगा, एक में गाढ़ा निकलेगा, ठीक है। तो जो ये मैग्मा है, उसके अंदर जो भी मिनरल पाए जाएंगे उसके आधार पर भी उसका नाम दिया जाता है। और इसमें से एक हो जाएगा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। बेसाल्ट एक क्या है, तत्व है, मिनरल, मतलब मिनरल मान सकते हो आप उसको, खनिज पदार्थ। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। तो जब भी तक तरल होगा ना, पतला होगा, तो वो दूर तक बह जाएगा। संसार के कुछ भाग हजारों वर्ग किलोमीटर घनी लावा प्रवाह से ढके हैं। इनमें लावा प्रवाह क्रमानुसार होता है और कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं। अब हुआ क्या, पहली बार बहा तो कुछ एका दो 5 मीटर बन गया, फिर अगली बार फिर से लावा का प्रवाह हुआ, फिर से 4-5 मीटर बन गया। तो इस तरीके से अभी तक, मतलब प्रारंभ से अभी तक 50 मीटर से भी अधिक मोटाई के लावा के आपको लेयर मिलेंगे, यानी परतें मिलेंगी पतले वाले के, है ना। लेकिन अगर गाढ़ा होगा तो उसका एक बार में ही बहुत ऊंचाई वाला लावा प्रवाह बन जाएगा। देखिए, कई बार अकेले प्रवाह सैकड़ों किलोमीटर तक दूर फैल जाते हैं। मतलब ये जो पानी, इसका जो लावा निकलेगा वो फैलता जाएगा सैकड़ों किलोमीटर तक। भारत का डेक्कन ट्रैप, जिसे हम लोग डेक्कन ट्रैप बोल रहे होते हैं, जो पेनिनसुला वाला पार्ट है, जिस पर वर्तमान में महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग पाया जाता है, बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। मतलब अगर कोई पूछता है कि इंडिया में कहाँ पर लावा से बने हुए पठार पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और यही है कि ये जो पूरा एरिया है ना महाराष्ट्र वाला, वहाँ कभी ना कभी भूकंप के साथ ज्वालामुखी आए होंगे, और ज्वालामुखी से जो लावा निकला है उसी से ये पूरा का पूरा एरिया बना है। और लावा जो निकला होगा वो सामान्य प्रकार का कौन सा होगा, तरल वाला होगा, जो गाढ़ा ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा में इसलिए मालूम पड़ रहा है क्योंकि उसने बहुत दूरी तक फैल गया। अगर गाढ़ा होता ना तो बहुत दूर तक फैल नहीं पाता। जैसे आप शहद को फैलाओ तो वो ज़्यादा फैलेगा या कम फैलेगा, कम फैलेगा क्योंकि गाढ़ा है। पानी को फैलाओगे तो वो ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा क्योंकि वो पतला है, ठीक है। अगला है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। कुछ कुछ ज्वालामुखी कहाँ मिलते हैं आपको, महासागर के बीच में मिलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इन ज्वालामुखी का उद्गार महासागरों में होता है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई ज्वालामुखी महासागर के अंदर है तो उद्गार भी कहाँ होगा, महासागर के अंदर ही होगा। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि महासागर में हो रहा है, पानी है, ठंडा हो जाएगा तो निकल ही नहीं पाएगा। तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कुल मिला के 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जो लावा होता है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर के तापमान पर होता है। तो उद्गार तो होगा ही होगा, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, और जो सभी सर 1 मिनट सर, उद्गार क्या होता है सर? निकलना, ओके सर, ठीक थैंक यू है। सर। ऐसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया, यहाँ से कोई चीज़ निकलना स्टार्ट हुई तो इसे बोलते हैं उद्गार, ठीक है। ओके सर। तो जैसे अनार होता है, दिवाली पे जो चलाते हैं अनार, तो जब वो निकलना स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं उद्गार हो रहा है उसका। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, पूछ लीजिएगा, है ना, अगर हिंदी में किसी वर्ड का मीनिंग ना आए तो पूछ लीजिएगा। तो होता क्या है, 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है, और जो ये तो हमने पढ़ ही लिया। तो अब इसमें दूसरी बात ये है कि इनका विस्तार महासागर के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, यानी हर जगह आपको ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिल सकता है कहीं पर भी, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार होने का संबंध बाहरी सतह से नहीं होता है, आंतरिक सतहों से होता है। और आंतरिक भाग में अगर कहीं पे हुआ है, प्लेटें टकराई है, कुछ मैग्मा बना है, तो वो उद्गार उसका होगा ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ।
ज्वालामुखी से बनने वाले ऊपर पृथ्वी की सतह पर कौन कौन सी आकृतियां यानी पर्वत, पठार, मैदान क्या बना, उसे बोलते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृतियां। और उसमें पहली बनती है अंतर्वेदी आकृतियां। अंतर्वेदी का मतलब होता है जो मतलब अंदर की तरफ, यानी मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है अगर, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये पृथ्वी का सतह है तो इसके अंदर जो इसमें बहुत सारी लेयर होंगे ना, यहाँ पर भी कुछ ज्वालामुखी की आकृतियां बन रही होंगी, तो उनको बोलते हैं अंतर्वेदी। और जब ये बाहर आके बनेगा तो उसे बोलेंगे बाह्य आकृतियां। तो दो तरह की आकृतियां इसमें हमको देखने को मिलेंगी। और क्योंकि ये स्थल के ऊपर या अंदर बन रही हैं तो इसे बोलते हैं स्थलाकृतियां। क्या क्या है वो देखिए। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। तो शैल तीन प्रकार की होती है, आग्नेय, अपसादी और कायांतरित, ठीक है। तो पहली जो है ध्यान रखना है आपको, आग्नेय शैल जो है जो ज्वालामुखी उद्गार के लावा के निकलने से बनती है। जो लावा बाहर निकलेगा उससे क्या बन जाएगा, आग्नेय शैल। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के नीचे शैल परतों में ही हो जाता है। अब कहने का मतलब ये है कि लावा धीमे धीमे ठंडा होगा, जब पिघला होगा तो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन धीमे धीमे ये क्या होता है, जमता जाता है। अगर ये सतह पर आकर यानी पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर अगर बनता है, जमता है, तो उसे बोलेंगे बाह्य स्थलाकृतियां। लेकिन अगर अंदर ही जम गया, बाहर निकलने से पहले ही जम गया, तो उसके अंदर ही कुछ आकृतियां बन जाती हैं, उन्हें हम लोग अलग नाम से जानेंगे। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, कि कहाँ पर वो ठंडे होके क्या बना रहे हैं, तो उस आधार पर उनका नाम पड़ेगा। ज्वालामुखी शैलों जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो जाता है और पातालीय शैल, ज्वालामुखी शैल मतलब जब ऊपर आके ठंडा हो गया, और पातालीय मतलब जब अंदर की तरफ ही ठंडा हो गया। पाताल मतलब ऊपर आने से पहले ही, उसे हम क्या बोल रहे होंगे, पातालीय। तो पातालीय यानी प्लूटोनिक क्या हो गया, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जम जाता है। तो दो तरीके से बन रहा होगा, एक ऊपर सतह पर आएगा और दूसरा अंदर ही जम जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये फोटो, इसमें ज्वालामुखी स्थलाकृति का नाम दिया हुआ है। अब इसमें होगा क्या, जैसे ये नीचे देखो, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं पे मैग्मा बनेगा। मैग्मा बनने का मतलब क्या हुआ कि जो परतें हैं वो टकरा गई, और परतों के टकराने से यहाँ पे लिक्विड, वो द्रव्य पदार्थ बन गया। अब इसको जैसे जैसे आकृति, जिस जैसे रास्ता मिलेगा ये ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर की तरफ जब निकलेगा, अगर ये ऊपर पहुंच जाता है पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, लावा, और सतह पर आकर ये आकृतियां बनाएगा। लेकिन अगर ये अंदर ही कहीं, जैसे कि इसको देखो, ये दूसरा सर्कल बनाया मैंने, गोला बनाया है, इसको देखिए, अब ये अंदर ही जम गया, ठीक है, बाहर निकल ही नहीं पाया, तो ये अंदर कोई आकृति बना रहा होगा। इसको हम एक अलग नाम से जानेंगे। तो अंदर भी आकृतियां बनेंगी और बाहर भी आकृतियां बनेंगी, और इन आकृतियों के नाम क्या क्या है वो समझ लीजिए। तो एक है लेकोलिथ, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको ढंग से दिख जाएगा। देखिए, एक तो है लेकोलिथ, दिख रहा होगा, एक है भित्ति, एक है सिल, दिख रहे हैं आपको ये सारे नाम, एंड स्कंद, यस सर। ठीक है। स्कंद और महास्कंद, ये वो आकृतियां हैं जो लावा बाहर नहीं निकला बल्कि अंदर ही कहीं ना कहीं जम गया, तो उनसे ये आकृतियां बनती हैं। अब मान लीजिए यही लावा बाहर आके जमेगा, तब क्या नाम जाना जाएगा, तो इसे हम लोग एक तरीके से सिंडर शंकु बोल सकते हैं, लावा पठार बोल सकते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी कुंड बनेंगे इससे, और इसके अलावा कुछ और आकृतियां भी यहाँ पे देखने को हमको मिल सकती हैं। तो जो ऊपर हैं वो बाह्य सतह पे बनने वाली आकृतियां हैं, और जो अंदर बन गई उन्हें अंतः आकृतियां हम लोग बोलेंगे। और दोनों ही चीज किसके थ्रू बन रही होंगी, लावा से बन रही होंगी। और लावा और मैग्मा में अंतर समझ लीजिएगा, जब तक वो अंदर है सतह के मैग्मा कहलाता है, और जब बाहर निकल आता है तो उसे लावा बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात। ठीक, अब इसके आगे देखिए। यस सर। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि जब मैग्मा भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं, ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती हैं।
और अंतर्वेदी को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स। जो अंदर बन गई इंट्रूसिव, और जो बाहर बनेगी उसे एक्सट्रूसिव बोलते हैं। एक्सट्रूसिव यानी बाहर की तरफ। इनका इंग्लिश भी याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, कुछ टर्म्स जो होते हैं ना, जो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होती हैं, उनका इंग्लिश में ही लिखा होता है दोनों जगह, हिंदी मीडियम में भी। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी टर्म्स आपको आनी चाहिए। यानी जो एनसीईआरटी जहाँ पे लिख देती है ना ब्रैकेट में इंग्लिश, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी भी दोनों जगह इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, हिंदी ना लिखे तो ना लिखे। तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश का भी नॉलेज होना चाहिए। तो अंतर्विधि आकृतियाँ इंट्रूसिव फॉर्म कहलाती हैं। अभी चित्र में हमने देख ही ली कौन कौन से हैं। अब एक एक करके इनको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है बैथोलिथ। एक पहली आकृति क्या हो जाएगी, बैथोलिथ। ये क्या है, यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए, तो ध्यान रखिएगा ये बाहर निकला नहीं है, अंदर ही ठंडा हो गया है, हो जाए तो एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैथोलिथ। तो याद करने का तरीका है, बैथो मतलब बैठ गया, बैठ गया मतलब अंदर ही बैठ गया। तो जो अंदर ही ठंडा हो गया उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, बैथोलिथ। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर ही यह धरातल प्रकट होता है। अनाच्छादन का मतलब क्या होता है, अनाच्छादन ऐसे समझिए कि मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, अंदर कोई मान लो ये मैग्मा था जो जम गया, मैग्मा हिंदी में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, लावा तो समझते हो आप लोग, ठीक है, लावा, ठीक है, ये अंदर ही मान लो जम गया। अब कुछ समय के बाद हुआ क्या, कुछ समय के बाद ये जो आकृति बनी हुई थी रेड वाली, ये ऊपर ये जो परत थी ना मिट्टी, ये उड़ गई, ये उड़ गई, निकल गई बाहर। तो होगा क्या, जो अंदर जो दिख रहा था ना आपको लाल लाल, वो बाहर की तरफ दिखने लग जाएगा हमको, ठीक है। तो जब ये बाहर दिखने लग जाएगा तो ये आकृति हमको ऊपर सतह पर देखने को मिलेगी। और ये आकृतियां यही बोल रहा है, अनाच्छादन मतलब ऊपरी परत का हट जाना, उसे बोलते हैं अनाच्छादन। प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी परत हट जाती है और ये दिखने लग जाते हैं, तो ये बाह्य आकृतियों में आ जाएंगे। पहले किस में आ रहे थे, ये आंतरिक आकृतियों के अंदर, ठीक है। म्यूट रखिए आप लोग, जब बोलना हो तभी बोलेगा आप लोग। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये बहुत बड़े एरिया में फैले हुए होंगे, और कभी कभी इनकी गहराई कई किलोमीटर तक होती है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं, इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। अब ये याद रखने वाली बात है कि बैथोलिथ जो होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो ये ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। ये वही ग्रेनाइट है जो आपकी किचन वगैरह में स्लैब बनाने में काम में लिया जाता है। कई घरों में जो किचन बनाई जाती है तो जो ग्रेनाइट लगता है वो यही पत्थर है। तो ग्रेनाइट किस टाइप का रॉक हो सकता है, मतलब किस टाइप की आकृति से निकलेगा हमारा, बैथोलिथ। इजी है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने ऊपर और नीचे हाईलाइट की हुई है। आगे देखिए, नेक्स्ट है लैकोलिथ। अब बैथोलिथ में कोई एक स्थायी प्रकार का आकार नहीं था, जबकि लैकोलिथ में क्या है, गुंबद नुमा। गुंबद आप लोगों ने देखेंगे डोम, ठीक है। डोम कैसे होते हैं, कुछ डोम ऐसे होते हैं यूं करके, ठीक है ना। तो गुंबद नुमा आकृति होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैकोलिथ। तो बोल रहा है कि ये गुंबद नुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं। अंतर्वेदी क्यों, सतह के अंदर होंगी, जिनका तल समतल व एक पाई रूपी वाहक नली से नीचे से जुड़ा होता है। पाइप रूपी नली से क्यों जुड़ा होगा, क्योंकि वहीं से तो मैग्मा निकला होगा, ठीक है, वहीं से कुछ मैग्मा आया होगा जो यहाँ पे आके ठंडा हो गया होगा। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद और लैकोलिथ के गुंबद में क्या अंतर है कि मिश्रित ज्वालामुखी का जो गुंबद होगा वो आपको सतह के बाहर मिलेगा, और जो लैकोलिथ का गुंबद होगा वो सतह के अंदर मिलेगा आपको। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसा ही गुंबद नुमा पहाड़ियां हैं। इनमें से अधिकतर अब अपपत्रित मतलब एक्सफोलिएटेड हो चुकी है, यानी टूट चुकी हैं। ऊपर से अपपत्रित का मतलब होता है परतें टूट जाना उसकी, है ना, परतें टूट चुकी हैं उसकी, वे धरातल पर देखी जा सकती हैं। लैकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। तो अगर कोई पूछता है लैकोलिथ और बैथोलिथ की चट्टानों के उदाहरण कहाँ मिलेंगे, तो कर्नाटक में देखने को मिल सकते हैं। इसमें इतना हमको याद रखना है, ये कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता है। अगला है लैपोलिथ, फैकोलिथ व सिल। अब ये तीन है, ठीक है, लैपोलिथ, लैकोलिथ, वो फैकोलिथ और सिल। और ध्यान रखना ये क्या था, ये लैको था और बैथो था, बैथो और लैको, ठीक है ना।
और ये क्या है, लेपोलिथ, ठीक है, ये अलग अलग है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि नाम बहुत कॉमन टाइप के हैं। ये क्या होते हैं, लेपोलिथ, फेकोलिथ और सिल। देखिए यहाँ पर ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा, क्षैतिज मतलब देखो ये सतह होती है उसे क्षैतिज बोलते हैं, और ऊपर की तरफ उठी हुई लाइन को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर जा रहा है तो ऊर्ध्वाधर, और सतह पर है नीचे यूं तो क्षैतिज, ठीक है। तो ये होता है क्षैतिज, ठीक है, और दूसरा ऊर्ध्वाधर तो आपको मालूम चलिए क्या होगा, ठीक है। तो एक हो गया क्षैतिज और दूसरा हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर। क्लियर। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या बताना चाह रहा है कि ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्त्री के आकार में जम जाए तो यह लेपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति, अपनति मतलब एंटी सिंक्लाइन, अब ये अपनति और अभिनति है ना, ये क्या होते हैं बता दूं आपको, अपनति और अभिनति। देखो ऐसे कोई आकृति है, ठीक है, इसमें ऊपर वाले भाग को, इस वाले भाग को, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अपनति, और जो नीचे दिख रहा है ना आपको गड्ढे वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं अभिनति। इसे क्या बोलेंगे, अभिनति, ठीक है। ये हो गया ऊपर वाला अपनति और नीचे वाला हो गया अभिनति। क्लियर। तो एक हो गया अभिनति और दूसरा हो गया अपनति। होगा क्या, यहाँ पे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्थाएं, मोड़दार कैसी, ऐसी अवस्थाएं जो मैंने बनाई हुई हैं, ऐसी अवस्थाएं मिलेंगी आपको। और अपनति एवं अभिनति के तल में लावा का जमाव हो जाता है। लावा कहाँ जम जाएगा, या तो लावा यहाँ जम जाएगा, जैसे कि लावा मोस्टली ब्लैक कलर में होता है, तो मान लो कि लावा, कुछ लावा यहाँ जम जाएगा और कुछ लावा यहाँ पे जम जाएगा, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है अपनति और अभिनति में क्या होता है, लावा जम जाता है, ठीक है। ये परतनुमा लहरदार चट्टानें एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। यही ही फेकोलिथ कहलाते हैं। मतलब इनको ही जो अपनति और अभिनति बन रहे हैं ना, इनको ही हम लोग फेकोलिथ बोलते हैं। लेपोलिथ भी है और फेकोलिथ भी है, ऊपर वाले को लेपोलिथ, नीचे वाले को फेकोलिथ। बाकी ये क्या होते हैं अभी उनका बारे में हम लोग और पढ़ लेंगे। सिल हमने ऊपर देखा ही था, इस आकृति में हमने सिल देखा था। देखो यहाँ पे ये रहा, ये सिल दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ये लिखा हुआ था। अगर जो मैग्मा है जो जम गया यूं क्षैतिज जम जाएगा तो सिल कहेंगे, ठीक है। क्षैतिज जमेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिल कहेंगे। तो यहाँ पे ये सिल लिखा हुआ है, ये सिल होता है। आप आइए नीचे टॉपिक में। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सेल या सीट कहलाता है। तो मैंने दिखाई दिया आपको, चादर यानी फ्लैट, ठीक है। क्षैतिज अवस्था में अगर कोई जमता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं। तो इसको मार्क कर लो। अंतर्वेदी, हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है ना, कोई इशू नहीं है, जितना समझ सकते हो समझ लो, बाकी मैं लाइन तो मतलब हाईलाइट कर ही रहा हूँ। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सेल या शीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। जितनी जितनी मोटाई होगी उतना ही ज़्यादा हम इनका अलग अलग विभाजन कर देते हैं कि क्या हो सकता है। ये कम मोटाई वाले जमाव को सीट व घने मोटाई वाले जमाव को सिल कहते हैं। मतलब मान लो कि जो ये परत बन रही है, एक सिंगल सी परत दिख रही है तो कहलाएगा क्या, सीट। और अगर ये थोड़ा सा इसकी जो परत है मोटी हो जाएगी तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिल बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोल रहे होंगे, सिल, ठीक है। तो शीट और सिल ये होता है, शीट होता है पतला और सिल होता है थोड़ा मोटा। डन। तो ये हो गया। अगला है डाइक। डाइक क्या होता है, तो जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो एक दीवार की भांति संरचना बनती है और इसी दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइक कहलाती है। यही संरचना क्या कहलाती है, डाइक कहलाती है। देखिए यहाँ पे, जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो एक दीवार की भांति संरचना बनती है और यही संरचना क्या कहलाएगी, डाइक कहलाएगी।
पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुत तादाद में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने ढक्कन ट्रैप, दक्कन भी बोलते हैं, ढक्कन भी बोलते हैं, तो दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की भाग समझी जाती है। अब ये उदाहरण है इसका कि ढक्कन ट्रैप वाला जो एरिया है, दक्कन ट्रैप वाला, वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, डाइक देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आपको बस डाइक का डेफिनेशन आना चाहिए, मतलब परिभाषा आपको उसके बारे में 2-3 लाइन लिख पाओ कि डाइक क्या होती है। तो डाइक बेसिकली है कि एक दीवार की वाली संरचना होती है, समकोण में बनती है और लावा से बनी हुई होगी। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 3, है ना। तो आप देखो इसके MCQ जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप लोग आई थिंक अगर पढ़ा होगा ढंग से तो आप कर पाओगे। जैसे निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? प्रत्यक्ष साधन कौन सा है? ठीक है, तो देखकर मालूम पड़ जाएगा क्या है। ज्वालामुखी है प्रत्यक्ष? हाँ जी बताएं। रीडिंग की है, याद आ रहा है कुछ? नहीं, इनके आंसर सॉल्व करेगा आप। दक्कन है ना, दक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी सर उद्गार? आंसर 1 क्या है उसका? आंसर ज्वालामुखी होगा ना। प्रत्यक्ष साधन पूछा ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमने 2 पढ़े थे, स्टार्टिंग यहाँ से की थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में। कोई नहीं, आप लोग चैप्टर पढ़िएगा फिर बताइएगा मेरे को कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है। हमने शुरुआत में ही कराया था आपको, देखो जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हुआ था पहले इसी से स्टार्ट होता है, प्रत्यक्ष क्या है और अप्रत्यक्ष क्या है। ठीक है, देखो आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो अप्रत्यक्ष स्रोत और दूसरे थे हमारे प्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, तो ये पढ़ने प्रत्यक्ष स्रोत ये रहा, प्रत्यक्ष ये और अप्रत्यक्ष दूसरे वाले। तो आपको इसी समय बताना था कौन सा प्रत्यक्ष और कौन सा अप्रत्यक्ष। तो लिखा हुआ है अप्रत्यक्ष स्रोतों में क्या आएगा, गुरुत्वाकर्षण आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। तो ज्वालामुखी नहीं आता इसके अंदर, ज्वालामुखी किसमें आएगा, प्रत्यक्ष में आ जाएगा। दिख रहा है आपको अप्रत्यक्ष कहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप संबंधी क्रियाएं। तो ये तो अप्रत्यक्ष हो गए, तो ये तीनों लिखे हुए हैं वहाँ पे। तो चौथा ही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? याद करिए चीज़ों को, ठीक है। तो एक बार आप लोगों को पढ़ना है और फिर उसका बताइएगा आप कि कोई दिक्कत है तो आप मैसेज वगैरह कर देना मेरे को। डन, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 3। तो इसी का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। ये भी हमारा ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको सीधे ही नोट्स में पढ़ने को मिलेगा। महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। ठीक है, महासागर और महाद्वीप कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और कैसे फैले हुए हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये बताना, इस इंट्रोडक्शन में बताई था कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ लिया भूगर्भ के बारे में कि किस तरीके से धरती बनी, किस तरीके से पर्वत पठार मैदान वगैरह बन रहे हैं, कैसे ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब कुछ। अब इसमें से एक चीज़ ध्यान रखने की, पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप, बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। ये मार्क कर लो आप, ठीक है। ये कौन है भैया? बूढ़े बच्चे बाबा क्लब, चंदन रॉय। चंदन जी, आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है क्या? चंदन, मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ आ रही है, आ रही है। आप क्या करते हैं अभी? अभी फिलहाल स्टूडेंट है। कौन सी, क्या कर रहे हो आप, मतलब पढ़ाई में? बीपीएससी के लिए तैयारी मेनली कर रहे हैं। मतलब ग्रेजुएशन वगैरह हो चुकी है आपकी कंप्लीट? ग्रेजुएशन हो चुकी है। अच्छा, क्या सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में आपका? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, मतलब आपने क्या हाँ, बीएससी या एमएससी की हुई है? बीएससी की हुए। बीएससी दिया है अटेम्प्ट कोई अभी तक?
नहीं, अभी तक तो कोई किया नहीं कुछ। अच्छा, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे अभी, है ना? अब मैंने ओके ओके। हम्म, तो ये एनसीईआरटी है, अभी एनसीईआरटी क्लास चल रही है और 4 तारीख के बाद से एनसीईआरटी के अलावा कुछ दूसरा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपको। तो देखिए, चैप्टर नंबर 4 है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। इसमें पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पृथ्वी के 29% भाग पर महाद्वीप और बाकी पर महासागर फैले हुए हैं। अब ये मैंने क्यों मार्क किया हुआ है, ये इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। एक होता है हमारे यहाँ पे, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, रुक रुक के आ रहा है। तो सभी को रुक रुक के आ रहा है या किसी एक दो को आ रहा है? नहीं सर, रुक के नहीं आ रहा। मेरे को आ रहा है रुक रुक के। हाँ, अगर आपको आ रहा है ना तो आपकी तरफ थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, क्योंकि अगर मेरी तरफ से रुक रुक के जाएगा तो सभी को रुक रुक के ही पहुंचेगा। सर अब ठीक है सर, अब ठीक अभी है। ठीक है? हाँ पहले ठीक चल रहा था, अभी इनसे आप उनसे बात करें तब ऐसा हुआ। ठीक है। हाँ जी, बताइए। और ओके। कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, मैं सर ये बताइए, इसके अलावा ज्योग्राफी में क्या स्टैंडर्ड बुक भी कोई पढ़नी होगी ना? देखो, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बुक, बाकी जो नोट्स कराए जाएंगे उसमें सफिशिएंट चीज़ें होंगी, अगर उतना भी आप कर लेंगे ना तो काफ़ी है। क्योंकि ज्योग्राफी में मेन तो सर 6 से 12 ही तक सब कुछ वही ज्योग्राफी में हो जाएगा, तो नहीं नहीं यही नहीं काफी रहेगा ना सर? नहीं नहीं नहीं, इससे ये तो काफ़ी नहीं रहेगा, ये तो सिर्फ एनसीईआरटी, जी ये सर। बेसिक है ये तो। ठीक है, जी सर। उसके अलावा नोट्स कराए जाएंगे आपको, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, और उसके बाद भी आपका मन सर करे तब तो आप बुक। कराएंगे ना सर? हाँ जी, वो कराएंगे। ये तो बेसिक है, 6 to 12 एनसीईआरटी तो बेसिक है। बेसिक इन द ओके सेंस सर। वो समझने के लिए ये आना चाहिए, ऐसे है। इनसे होगा कुछ नहीं, ये बस उस चीज़ को समझने के लिए है, ये बैकग्राउंड। वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट होगी, थोड़ी मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। ओके सर। ठीक है, बुक बता देंगे, बाकी अगर बुक पढ़नी है तो बुक का भी रेफरेंस दे देंगे आपको, लेकिन पहले ओके सर। एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एनसीईआरटी का नोट्स, देन आप बुक पर जाइएगा। तो उसके बाद होगा क्या, बुक में काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं उसमें, और फिर ये मान लीजिए अगर बुक में 300 पेजेस भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे जी सर। नोट्स का, क्योंकि 300 का मतलब क्या होगा, छोटा छोटा लिखा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ होगा उसके अंदर, तो उतना याद भी नहीं होगा। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, उसके लिए पहले आपको एनसीईआरटी और नोट्स समझने चाहिए। ठीक है, फिर आप जाइएगा उसकी तरफ। ओके सर, थैंक यू सर। जी, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने क्यों मार्क की है, ये इसलिए मार्क की है, हाँ म्यूट कर लीजिए एक बार आप लोग। ये मार्क इसलिए की है मैंने कि हमारे एक कंपोजिशन हमने पढ़ा होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, कि कितना परसेंट नाइट्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। कई लोग इसमें बड़ा गलती कर देते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन सा वाला याद रखना है हमको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और महासागर और ज़मीन। तो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन जो है वो है 78%, ठीक है ना? नाइट्रोजन कितना है? 78%, और ऑक्सीजन कितना है? 21%, ठीक है। और 1% जो बच गए वो बाकी अदर गैसेस हैं, ठीक है, अन्य गैसें। जबकि जमीन और पानी की बात की जाए, यानी महाद्वीप और महासागर की बात की जाए, तो महाद्वीप जो हैं, ठीक है, वो कितने भाग पर हैं? 29% भाग पर, और महासागर जो होंगे वो कितने भाग पर हो जाएंगे? 71% पर। अब करते क्या है, इसको उल्टा कर देते हैं लोग कई बार, तो इसलिए मैं अभी ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ये दोनों चीज एक साथ लिख लो कहीं पर, कि नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन है वो 21% है, जबकि महाद्वीप 29% भाग पर है और महासागर 71% भाग पर है। इसे बोलते हैं पानी, या फिर जल बोल सकते हैं, जल या फिर पानी, ठीक है। और ये है जमीन, ठीक है, जमीन या धरती, ये अंतर आपको ध्यान रखना है। कई बार आप लोग गलती करोगे, उल्टा बोल दोगे, उसको पूछा जाएगा नाइट्रोजन कितना है, आप बोलोगे 71%, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए आगे, बाकी ये पूरा का पूरा फिर बाकी चीज़ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है नहीं इंट्रोडक्शन में, सीधे सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये अल्फ्रेड वेगनर नाम से एक पर्सन है, उन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह की एक थ्योरी दी थी, संकल्पना दी थी, क्या होता है ये। तो देखिए, अटलांटिक महासागरीय तट रेखा, अटलांटिक क्या है? महासागर है, मतलब अगर आपने मैप देखा हुआ तो वहाँ पे अटलांटिक महासागर के नाम से आता है। अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखें,
इस महासागर के दोनों तरफ की तटरेखाओं में आश्चर्यजनक सममिति मिलती है, सिमेट्री मिलती है, एक जैसे दिखते हैं ये। ठीक है, मैप में दिखा दूंगा। बेसिकली कुछ ऐसे है कि अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ देखोगे ना तो ऐसा देखने पर लगता है कि टूट कर अलग हुए हैं, तो उनको जोड़ने पर ये मिल सकते हैं। तो इसी को बोला गया है आश्चर्यजनक सममिति, कि आश्चर्यजनक क्या है, समानताएं हैं। इसी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका, यूरोप व अफ्रीका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की। तो इनको ऐसा लगने लगा कि हो सकता है प्रारंभ में ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ऐसा संभव है कि एक दूसरे से जुड़े हुए हों। ठीक है, विज्ञान के इतिहास से ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1556 में एक डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम और टेलेसियस ने सर्वप्रथम संभावना व्यक्त की। मतलब पहली बार ये किसी ने बोला था कि ऐसा हो सकता है कि प्राचीन काल में सभी लोग जुड़े हुए हों, सारे के सारे महासागर महाद्वीप आपस में जुड़े हों, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं था। ठीक है, और फिर इन्होंने ऐसा मानचित्र बना भी दिया जिसमें सभी को जोड़ दिया, इन्होंने जोड़ के दिखा दिया कि ऐसा रहा होगा, कभी ना कभी जुड़ा हुआ है आपस में। उसके बाद देखिए ऐसा एक मानचित्र बनाया गया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया गया था। जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर, अब ये नाम आपको ध्यान रखना है, जर्मन के मौसम विज्ञानी थे, एक मौसम के बारे में बताने वाले थे, उनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि महाद्वीप क्या हुए, विस्थापित हो गए। विस्थापित मतलब अपनी जगह से चलकर कहीं और पहुंच गए, और महाद्वीपों का ये विस्थापन होने से ही आज के टाइम में ये क्या है, महाद्वीप एक दूसरे से अलग अलग है और बीच में क्या है, महासागर है। नहीं तो पहले ये सारे के सारे जुड़े हुए थे। तो इनका कहने का मतलब ये था कि प्रारंभ में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, कोई भी अलग अलग नहीं था, लेकिन ये समय के साथ धीमे धीमे क्या हुए, दूर चले गए और ये महाद्वीप आज हमको अलग दिखाई पड़ते हैं। तो इन्होंने सिद्धांत दिया सन 1912 में। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागर के वितरण से ही संबंधित है। ठीक है, ये सिद्धांत क्या है, महाद्वीप और महासागरों के वितरण से संबंधित था। इस सिद्धांत, अब इसकी संकल्पना पढ़नी है आपको कि संकल्पना यानी क्या बोला इस सिद्धांत के अंदर। इसने क्या बोला, इस सिद्धांत की आधारभूत संकल्पना यह थी कि सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड से जुड़े हुए थे। पहली बात इसने बोल दी कि सभी महाद्वीप क्या हैं, एक साथ जुड़े हुए थे। वैगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने बड़े महाद्वीपों को पेंजिया का नाम दिया। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी। अब ये मार्क कर लो कि वैगनर ने उन्हें क्या बोला कि जो ये महासागर थे सारे के सारे वो आपस में जुड़े हुए थे, और इसे उन्होंने क्या नाम दिया, पेंजिया। और पेंजिया का मतलब ये होता है संपूर्ण धरती या पृथ्वी। विशाल महासागर पेंथालसा कहा। विशाल महासागर को इन्होंने क्या नाम दे दिया, पेंथालसा, जिसका अर्थ है जल ही जल, मतलब चारों तरफ क्या है, जल ही जल है। वैगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले, अब देखो वैगनर ने बस एक आइडिया लगाया, एक आर्ग्यूमेंट दिया कि 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पेंजिया पहले टूटा, टूट के दो भाग बने, कौन कौन से, एक उत्तरी भाग बनाया और एक दक्षिणी भाग बना। इसके बाद लॉरेंसिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक हिस्सों में टूट गए। मतलब जो अफ्रीका दिख रहा है आपको, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, साउथ अमेरिका दिख रहा है, ठीक है, यूरोप है, ये सब कुछ ऑस्ट्रेलिया है, बाद में टूटने के बाद बने। सबसे पहले तो दो ही विभाजन हुए थे, नॉर्थ और साउथ वाला। तो ये बताना चाह रहा है कि इसके बाद ये अलग टुकड़ों में टूट गए और इसके प्रमाण प्रस्तुत किए। उन्होंने इसके प्रमाण भी दिए कि देखो कैसे टूट के बने हुए होंगे। तो अब हम उन प्रमाणों को पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रमाण वैगनर के द्वारा दिए गए। तो महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, महाद्वीपों के सामने इन्होंने बोला कि सभी महाद्वीप क्या है, समानता दिखाते हैं। समानता दिखाते हैं मतलब कुछ कुछ इनमें आपस में समानताएं हैं। क्या क्या समानताएं हैं, दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व टूटी रहे साम्य दिखाती है। इन्होंने बोला कि देखो मिला के देख लो, किसको मिला के देख लो, मैं आपको मैप दिखाता हूं इसमें कि किनको किनको ये मिलाने की बात कर रहे हैं। पहला देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, चाह रहा है ये दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका, ठीक है। आपने सभी ने देखा हुआ है वर्ल्ड मैप, हाँ जी, आइडिया है कुछ मैप का? नो सर। नो, देखो कुछ करते हैं, दिखाते
बाकी मैप के लिए आप लोगों को एक एटलस ले लेनी है, ठीक है? ओके सर। कोई सी भी एटलस जो भी आपके पास। मैपिंग सर पढ़ाएंगे आप क्या मैपिंग? हाँ, मैपिंग कराएंगे, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना, जिसमें आप सीख पाओ वो सब चीज़ें। तो एटलीस्ट कौन सा लेना है सर? ऑक्सफोर्ड का ले लो आप, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस ले लो चाहे तो, या फिर ब्लैक स्वान एटलस ले लो, हिंदी में, है ना, जो भी हिंदी में, आप लोग हिंदी मीडियम वाले हो, जो भी आपको हिंदी में मिल जाए वो आप ले लीजिएगा। जी सर। ओके सर। अब उन मैप में आपको सब कुछ चीज़ें, ऐसे कई तरह की चीज़ें दिख जाएंगी। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो मैप। अब उन्होंने क्या बोला, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मैप दिख रहा है। यस सर। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये बोला क्या, पहले तो इन्होंने बोला, देखो यहाँ पे बोला कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की आमने सामने की तटरेखाएं क्या है, एक साथ सामने दिखाती हैं। तो देखो यहाँ पे लेके आते हैं, कहाँ पर है, ये रहा दक्षिण अमेरिका, दिख रहा है, यस सर। और बोला जा रहा है ये अफ्रीका। ये बोलना ये चाह रहा है कि भाई अगर मैं इस साउथ अफ्रीका को, वो साउथ अमेरिका को यहाँ आके चिपका दूं ना इसमें, तो ये इसमें चिपक जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये इसमें दिख भी रहा होगा आपको कि ये जुड़े हुए हैं। आमने सामने सर ना? हाँ, अगर ये यहाँ पे मर्ज कर दिया जाए तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, इन्होंने ये बोला। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोली थी, दूसरी ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो ये जो ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है ना, ये वाला क्या है, अटलांटिक ओशन वाला पार्ट है, ओके दिख रहा है सर। आपको, ये अटलांटिक ओशन है। ये बोल रहे हैं कि अटलांटिक ओशन के दोनों साइडों में देखो, दोनों साइडों मतलब एक तो इस साइड में देखो, ये वाली बाउंड्रीज इस तरीके से जो बन रही है, ठीक है। यस दूसरी सर। क्या बोलना चाह रहा है कि ये दूसरी साइड में जो ये मैं ग्रीन से बनाता हूँ अभी, ये देखो इस तरह को, ये जो है अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूं ना तो ये आपस में एक दूसरे से फिक्स हो जाएंगे। इनका बोलना क्या था कि ये आपस में, ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन क्या हो जाएगी, आपस में फिक्स हो जाएगी। और फिक्स हो जाएगी ये चीज ये बताती है कि पहले ये कभी आपस में जुड़े हुए ही होंगे, बाद में अलग हुए हैं। ये क्या बताना चाह रहा है कि पहले ये जुड़े हुए थे, ठीक है। ऐसे ही ये बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कि भाई यहाँ पे फिक्स हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी, है ना, इस जगह पे। और इसके एविडेंस में ये थ्योरीज दे रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है। और ये अंटार्कटिका ये अलग हुआ है, तो ये बोल रहे हैं ये अंटार्कटिका भी कभी इससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बताया कि पूरी की पूरी दुनिया की थी जुड़ी हुई थी पहले, ठीक है। एक बार म्यूट कर लो, म्यूट कर यस लो, म्यूट कर लो, हाँ वो वॉइस आ रही है। तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि हो सकता है पहले ये सारे के सारे जुड़े हुए थे और बाद में धीमे धीमे क्या हुए हैं, अलग हुए हैं। और इसके लिए इन्होंने प्रॉपर एविडेंस भी दे दिए कि भाई ये है, ऐसा है और ये जुड़ा हुआ हो सकता है पुराने टाइम में। अब इन्होंने जो जुड़े हुए के लिए बताया, ठीक है ना, कि कैसे कैसे जुड़े हुए होंगे, उसकी भी एक इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे दिखाने के लिए बोला गया था कि जुड़े हुए होंगे या नहीं होंगे। तो ये आप समझ रहे हो कि अभी ये करंट मैप है, करंट मैप में हम लोग ऐसे समझ रहे हैं कि जुड़े हुए हैं कि नहीं है, फाइन। अब ये देखो, ये इसमें यहाँ पे बोला गया है कि ये इस तरीके से हो सकता है कि जुड़े हुए हों। तो देखो यहाँ पे सारा का सारा जोड़ दिया इन्होंने, और ये वही चीज़ है वैगनर बोल रहा है। ये वैगनर क्या बोल रहा है, जैसे मान लो फिक्स कर दिया हमने अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, सबको ऐसे मिक्स चिपका दिया, ठीक है। तो ये चिपका हुआ पार्ट जो क्या है वो क्या हो जाएगा, पेंजिया, और चारों तरफ वाटर है वो क्या हो जाएगा हमारा, पेंथाल्सा। बात समझ रहे हो आप लोग। ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो तो हमारा पेंजिया हुआ, और जो ब्लू दिख रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा पेंथाल्सा। डन, बात समझ में आ गई। यस सर। अब यहाँ पे देखो आप, ये जब ये जॉइंट किए गए तो बीच बीच में कहीं ना कहीं स्पेस बच रहा है, जो ये लाइट ग्रीन कलर दिख रहा है ना आपको, ये स्पेस है। यही इसका ड्रॉबैक निकलेगा बाद में जाके। उन्होंने अभी तो ये बोल देंगे कि सब कुछ बढ़िया फिक्स हो गया है ना, लेकिन जब इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा तो कुछ लोग ये बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल 100% तो ये फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब इतना लेट कौन आ रहे हैं, देखिए अब तो ये हो गया। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाएं जुड़ जाती हैं, कोई त्रुटि नहीं है उसमें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 1964 ईस्वी में बुलर्ड ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। जो मैंने दिखाया ना वो वही मानचित्र था जिनमें सभी को जोड़ दिया गया था आपस में। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य बिठाने की यह कोशिश आज की तटरेखाओं की अपेक्षा 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ की गई थी। फैदम क्या होता है, फैदम होता है महासागरों की गहराई नापने के लिए। फैदम मतलब
महासागरों की गहराई नापने के लिए हम लोग उपयोग में लेते हैं जो इकाई है वो है फैदम, और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। एक फैदम बराबर कितना होता है? 6 फुट। ये फैदम क्या है? महासागरों की गहराई नापने के लिए इकाई है। आगे देखिए, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। अब दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि बीच में अगर अटलांटिक महासागर आ भी जाता है ना, तब भी दोनों तरफ जो चट्टाने हैं, जो पहाड़ हैं, उनकी क्या है? उम्र एक ही है। और वो उम्र कैसे मालूम पड़ती है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग के थ्रू। तो उन्होंने बताया कि आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण, जिसे बोलते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि से महासागरों के पार महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के साम्य को सरलता से जाना जा सकता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका की तटरेखा के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरेसिक काल के हैं। इससे पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। अब ये कुछ समय के नाम हैं, जुरेसिक काल, ठीक है, ऐसे और भी आएंगे, ठीक है। एक आएगा जब प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल, उनके हम लोग नाम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये। कुल मिला के अभी से समझो कि ये कुछ समय के बारे में बताना चाह रहा है कि पुराने जमाने के अंदर, और वो भी कितना जमाना पुराना? 200 करोड़ वर्ष पुराना। और तब ये बोल रहे हैं कि ये हो सकता है कि आपस में जुड़े हुए हों। क्यों? क्योंकि आज हम जब यहाँ पे देखते हैं तो हमें एक समान प्रकार के या तो पत्थर, जो हम लोग चेक करेंगे पहाड़ों को, तो उनका वो समान मिलता है हम लोगों को आयु, या फिर वहाँ पे जो निक्षेप मतलब जो चीज़ें रह गई होंगी, दबी रह गई होंगी, उनको जब हमने चेक किया तो दोनों जगह पे हमें एक ही तरह की चीज़ें मिली, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे बोला गया कि हो सकता है ये एक ही साथ जुड़े हुए हों। अगला है टिलाइट। टिलाइट क्या होता है? ये अवसादी चट्टानें होती हैं, इनमें हिमानी यानी बर्फ के निक्षेप मिले हैं। मतलब ऐसा कुछ हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे बर्फ कभी रही होगी। अब होता क्या है कि इस जगह बर्फबारी तो होती नहीं है, तो बर्फ कैसे रही होगी? तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यार ये कहीं ऐसी जगह पे होगा पहले जहाँ बर्फ जमी रहती होगी, बट आज के समय में वहाँ पे बर्फ नहीं है। तो देखिए, भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में घने टिलाइट हैं, जो विस्तृत व लंबे समय तक हिम आवरण व हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। ये क्या बताना चाह रहा है? यहाँ पे बहुत पुराने समय में लंबे समय तक क्या रहा होगा? बर्फ जमी रही होगी, और बर्फ के हमें आज प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत के अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया से में मिलते हैं। मतलब ये यहाँ भी इसी चीज़ की चीज़ें मिल रही होंगी आपको। गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन के मतलब स्पष्ट प्रमाण है। तो ये कुल मिला के हुआ क्या? एक तरीके से प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि हो सकता है पुराने जमाने में ये आपस में जुड़े हुए हो। प्रियंका, अभी हिंदी मीडियम वालों की चल रही है क्लास, अभी इंग्लिश वालों की स्टार्ट नहीं हुई है। सर कोई बात नहीं, मैं थोड़ा देख रही हूँ कि कहाँ तक पहुँचे आप। ठीक है, इसमें 4th चैप्टर चल रहा है अभी। ओके सर। एनसीईआरटी का। तो ये वैगनर की थ्योरी हो गई। वैगनर की थ्योरी हम लोगों ने वहाँ पढ़ी थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ चुके हैं हम लोग, उसी को दोबारा देखिए। तो अब ये इसको समझाने के लिए इसने अगला उदाहरण दिया, प्लेसर निक्षेप। प्लेसर निक्षेप मतलब यहाँ पर कहीं कहीं सोने मतलब गोल्ड के निक्षेप मिले हैं। तो घाना तट पर सोने के बड़े निक्षेपों की उपस्थिति व उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती हैं, अतः स्पष्ट है कि घाना से में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राजील पठार में से उस समय निकले होंगे जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े होंगे। कहने वाली बात ये, घाना और ब्राजील दोनों अलग अलग जगह पड़ते हैं। घाना अलग जगह पड़ता है, घाना मिलेगा आपको अफ्रीका में, और ब्राजील मिलेगा कहाँ पे आपको? साउथ अमेरिका में। तो बोल रहे हैं कि दोनों ही जगह क्या निकलता है? गोल्ड निकलता है। तो बोल रहे हैं दोनों ही जगह एक ही तरीके से गोल्ड निकल रहा है, तो हो सकता है बहुत पहले ही आपस में जुड़े हुए हो और बाद में ही अलग हो गए हो, इसलिए वहाँ पे क्या निकल रहा है? आज के टाइम में गोल्ड निकल रहा है, जबकि यहाँ पे निकलने की संभावना थी तो है नहीं। तो इस चीज़ से भी ये प्रस्तुत किया गया है, प्रमाण दिया गया कि ये प्राचीन समय में आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा प्रमाण ये हो गया। तीसरा प्रमाण दिया गया जीवाश्मों का। जीवाश्म यानी वहाँ पे पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के मतलब जो जानवर रहे होंगे उनके अवशेष मिले हैं, उसे बोलते हैं जीवाश्मों का वितरण।
यदि समुद्री अवरोधक के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल के पाए जाने वाले पौधे व जंतु की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्या उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये बोला कि दोनों तरफ यानी अफ्रीका में देखो और अमेरिका में देखो, दोनों में एक ही तरह के पौधे मिल रहे हैं, एक ही तरह के जंतु मिल रहे हैं किनारे पर। किनारे पर कहाँ पे, जो अटलांटिक महासागर है ना, उसके किनारे पर दोनों जगह पर एक समान पौधे और जंतु मिल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कैसे मिल सकते हैं, तभी मिल सकते हैं उनके प्रमाण जब ये प्राचीन समय में जुड़े हुए रहे होंगे, तभी तो वहाँ पे मिल सकते हैं। अगर जुड़े हुए होते नहीं तो मिलते भी नहीं। तो इन्होंने बताया कि इस प्रेक्षण से कि लेमूर भारत, लेमूर इस तरीके का प्राणी है, मतलब जीव है, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि लेमूर, इन प्रेक्षणों से कि लेमूर भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका में मिलते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों स्थलखंडों को जोड़कर एक सतत स्थलखंड लेमूरिया की उपस्थिति को स्वीकारा है। मेसोसाurus के नाम से छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले खारे पानी में ही रह सकते हैं। इनकी अस्थियां केवल दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत और ब्राजील के इरावर सेल समूह में ही मिलती हैं। ये दोनों स्थान आज एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये क्या बताना चाह रहा है कि ये दोनों स्थान बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। इतनी दूरी पर होने के बाद भी एक ही जीव के दोनों के प्रमाण कैसे मिल सकते हैं? इसका मतलब ये है कि प्रमाण तो मिलने नहीं चाहिए थे, क्योंकि बहुत दूर दूर है। और अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये प्राचीन समय में हो सकता है आपस में जुड़े हुए हों। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा मुश्किल है, आप पढ़ोगे इसको समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला ये तो हो गया। अब इन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, मान ली इतनी बात। अब ये बताओ ये आपस में खिसक के गए कैसे होंगे? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये आपस में इनका प्रवाह कैसे हुआ होगा, प्रवाह को समझाइए। ठीक है, तो प्रवाह को समझाने के लिए देखिए क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं कि इनका प्रवाह कैसे रहा होगा, क्योंकि इसमें ये तो बोल दिया कि प्रवाह हुआ होगा, लेकिन प्रवाह कैसे हुआ होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए भी इन्होंने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वो प्रमाण क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए क्या बोला गया। वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के दो कारण थे, यानी महाद्वीप विस्थापित कैसे हुए, दो कारणों से विस्थापित हुआ है। पोलर या ध्रुवीय फ्लीइंग बल, फ्लीइंग बल यानी ध्रुवों से आने वाला बल जिससे ये तैर गए हों, या फिर ज्वारीय बल, ज्वार की वजह से जो बल आता है उसे ज्वारीय बल बोलते हैं। इन दोनों बल की वजह से क्या हुए, ध्रुव ये अलग हो गए। तो इसमें देखो, ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। आप जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति संपूर्ण गोले जैसी है नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। दूसरा बल जो वैगनर महोदय ने बताया सुझाया वह है ज्वारीय बल। तो आपको ध्यान रखना है कि दो बल बताए गए, एक है ज्वारीय बल और एक कौन सा हो गया हमारा, ध्रुवीय फ्लाइंग बल। और इन दोनों बलों के द्वारा ही बताया गया कि ये महासागर आपस में खिसक गए होंगे, मतलब महाद्वीप आपस में खिसक गए होंगे। अब ये तो वैगनर तो बोल दिया, लेकिन मुद्दा क्या है कि ये बल इतने प्रभावशाली नहीं होते, इतने सक्षम नहीं है कि ये इनको खिसका पाए। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बल इतने मजबूत नहीं होते हैं कि ये पूरे के पूरे महाद्वीप को ही खिसका दें। तो ये इसका नेगेटिव था, जबकि इन्होंने क्या बोल दिया कि नहीं खिसका दिया होगा, है ना। इन्होंने क्या माना है कि इसको खिसका दिया गया होगा। अगला है संवहन धारा सिद्धांत। संवहन धाराएं क्या होती हैं? कन्वेक्स संवहन धारा यानी कन्वेक्शनल, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। संवहन धारा जो होती है वो ऊपर की तरफ जाती है, इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जाने वाली धाराएं क्या कहलाती हैं? संवहन धाराएं, ठीक है। देखिए अब इसमें संवहन धारा सिद्धांत 1930 के दशक में आर्थर होम्स ने दिया। आर्थर होम्स ने मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की थी। ये धाराएं रेडियो एक्टिव तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से मेंटल भाग से उत्पन्न होती है। यानी कुल मिला के ध्यान रखो कि ये जो धाराएं हैं सारी की सारी, जो संवहन धाराएं वो मेंटल से उत्पन्न होती है। मेंटल हमने पढ़ा था, कोर क्रस्ट वाला भाग में हमने मेंटल पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये मेंटल में धाराएं जो
ऊपर की तरफ गर्म गर्म हवाओं की वजह से जो लहरें उत्पन्न होगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संवहन धाराएं। तो इन्होंने बोला कि संवहन धारा से भी क्या हो सकता है, जो महासागर है और महाद्वीप है उनकी बनावट में चेंज या परिवर्तन देखने को मिल सकता है। भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट होगी, हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो कुछ कुछ समझ में ना आए तो आराम से समझिए, धीमे धीमे समझ में आ जाएगा। अब अगला है महासागरीय अधिस्थल का मानचित्रण, यानी जो महासागर है ना उनका मानचित्र कैसे बनाया गया। तो उनके मानचित्र को बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो देखो क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इनके बारे में बनाना स्टार्ट किया गया। इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है ना, इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं है, बस आप सुनते हुए जाइएगा कि महासागरों के निर्माण के लिए, वो मानचित्रों के निर्माण के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से निर्माण स्टार्ट हुआ और इनके लिए अलग अलग तरीके के मानचित्र बनाए गए। और मानचित्र बनाने के बाद हुआ क्या कि मानचित्र बनाने से आसानी क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आसान हो गया। और साथ ही साथ महासागरों के अंदर जितने भी मिनरल आप बोल सकते हो या तत्व वगैरह है उनकी वगैरह खोज भी स्टार्ट हो गई। तो इसको हमें पढ़ना नहीं है, हमें ये ग्राफ समझना है, ये ग्राफ क्या बोलता है, ठीक है। प्रत्येक तल से ऊंचाई संचयी क्षेत्र, तो ये तल है क्या, समुद्र तल बताना चाह रहे हैं, और औसत गहराई नीचे दिया हुआ है किलोमीटर्स में, और ऊंचाई उच्चतम पर्वत, ये कुल मिला के बताना ये चाह रहे हैं। इसको समझ लो एक बार कि जो ये एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है बार बार। अच्छा एक मिनट, आप है ना थोड़ा सा इसको रीडिंग करो, है ना, 5 मिनट रीडिंग करिए, मेरे को 5 मिनट टाइम दो, मैं फिर आपको कंटिन्यू ओके करता हूँ, ठीक सर। है। हेलो, नहीं कुछ नहीं, नंबर है ना, हाँ खाना वाना खा लिया, नहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं, वो रोटी सब्जी बनवाई थी, दाल और रोटी। हम्म हम्म, हम्म।